चुनाव 2014 निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं अलका सक्सेना। मोदी मांगे मोद, आज निष्कर्ष में इसी पर चर्चा करेंगे। मोदी का टारगेट अब 272 से बढ़कर 300 प्लस हो गया है। स्थिर और मजबूत सरकार के लिए मोदी ने जनता से एनडीए के लिए 300 से ज्यादा सीटें मांगी। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। यहाँ सवाल यह है कि क्या मोदी की मुराद जनता पूरी कर देगी? क्या एनडीए की झोली में 300 सीटें आ जाएंगी? हालांकि ओपिनियन पोल में लोगों की राय मोदी के रथ को पहले ही रोक रही है। ऐसे में आंकड़ों के खेल में माहिर समझे जाने वाले मोदी 300 के बारे में क्यों सोच रहे हैं? और मोदी के भाषण के मायने क्या हैं? क्या मोदी ये कहना चाहते हैं कि अगर 300 से कम सीटें आएंगी तो गठबंधन की सरकार अच्छी तरह चल नहीं सकती है? आज इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में। हमारे साथ प्रोफेसर मुनीर आलम, जाने माने अर्थशास्त्री, इस चर्चा का हिस्सा होंगे। हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट के संपादक संजय सिंह जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ और मेहमान आगे हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन फिलहाल आइए शुरू करें निष्कर्ष की तरफ बढ़ना। पहले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जनता से एनडीए के लिए 300 सीटें मांगी हैं। क्या जनता उनकी मुराद पूरी करेगी? इस सेगमेंट में हम मोदी के बयान के मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरे हिस्से में कार्यक्रम के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मोदी 300 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। क्या 300 से कम सीटें मिलने पर मोदी कमजोर पीएम साबित होंगे? और क्या सीटों से ही किसी की मजबूती या कमजोरी तय होती है सरकार की? और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि क्या गठबंधन सरकारें कमजोर होती हैं? क्या 300 से ज्यादा सीटें मिलती तो मनमोहन सिंह मजबूत प्रधानमंत्री बनते? सरकार की नाकामी का ठीकरा क्या सब गठबंधन पर के साथियों पर फोड़ना सही है? और कार्यक्रम के आखिर में चर्चा होगी कि मोदी सरकार की मजबूती और उसकी इज्जत के लिए 300 से ज्यादा सीटों की चाहत क्या ये दिखा रही है कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए सीटें ज्यादा चाहिए? क्या गठबंधन की राजनीति से आज तक फायदा हुआ है या इसके नुकसान ज्यादा झेलने पड़े हैं? और क्या नफा और नुकसान केवल उस गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से तय करती रही है कि गठबंधन की सियासत से उसे फायदा हुआ या नुकसान? तुम मुझे 300 सीटें दो, मैं तुम्हें मजबूत सरकार दूंगा। ऐसी सरकार जिसकी दुनिया में इज्जत होगी। ये है मोदी की अपील। लेकिन जमीनी हकीकत मोदी की अपील से कितनी अलग है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। मोदी 300 सीट के साथ मजबूत सरकार देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी को 300 तक पहुंचाने के लिए लोग कितने तैयार हैं? लोगों की नब्ज टटोलने के लिए हुए ओपिनियन पोल के आंकड़े मोदी के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। एनडीटीवी हंसा के चुनावी सर्वे के मुताबिक एनडीए को 229 और यूपीए को 129 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस के मुताबिक एनडीए को 212 से 232 और यूपीए को 119 से 139 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी नीलसन के मुताबिक एनडीए की गाड़ी 233 और यूपीए की 119 के आंकड़े तक पहुंच सकती है। मोदी की उम्मीदों का रथ भले ही 272 से 300 के आंकड़े तक पहुंच गया है, लेकिन ओपिनियन पोल में लोगों की राय मोदी के रथ को पहले ही रोक रही है। ऐसे में आंकड़ों के खेल में माहिर समझे जाने वाले मोदी 300 के बारे में सोच रहे हैं तो क्या सिर्फ मोदी ही जनता की असली नब्ज समझ रहे हैं, या ये उनकी आशावादी सोच है, या फिर मोदी ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं? मुमकिन ये भी है कि लोगों के दिलों में मजबूत और स्थायी सरकार के लिए जो छटपटाहट है, ये अपील उसे भुनाने की मोदी की एक कोशिश हो। समय के लिए दिनेश गौतम। मोदी साहब ये 300 की बात क्यों कर रहे हैं? आइए यहीं से हम अपनी बात की शुरुआत करें। संजय साहब, ये क्यों है? क्या ये विशफुल थिंकिंग है? क्या ये देखने के बावजूद कि 90 के दशक के बाद किसी ने 240 के पार भी अपनी सीटें एक साथ नहीं देखी, ये 300 क्यों चाहा जा रहा है?
देखिए 300 जो है ये अपने काडर को उत्साहित करने का ज्यादा प्रयास है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी इफेक्टिवली 350 सीटों पे चुनाव लड़ती है। पूरा ईस्टर्न इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया में कर्नाटका को अगर छोड़ दें तो बीजेपी का वजूद नहीं है। दूसरी चीज यह है कि अगर स्वयं बीजेपी अपने बूते पे 300 सीट को सोचती तो इस तरह से छोटे और बड़े अलायंसेस के पीछे नहीं जाती, या जो भी अलायंसेस हो रहे हैं बहुत सारे एक लोग के हैं, या तमिलनाडु में अलायंस किया, बिहार में अलायंस किया, वहां आंध्रा और तेलंगाना में टीडीपी के साथ अलायंसेस की है, या बाकी वो अलायंसेस पे जा रहे हैं। अगर जो पिछला चुनाव के नतीजे देखेंगे, जैसा आपने कहा कि 240 को पार किसी ने लंबे समय से, एक दशक से ज्यादा से वो नहीं किया, 200 का आंकड़ा जो है वो इफेक्टिवली 272 के आंकड़े की तरफ वो होता है। 209 पर जो कांग्रेस आई थी और पिछली जो सरकार चली वो वर्चुअली कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार वो कम थी। तो इसलिए ये जो है विशफुल थिंकिंग से ज्यादा एक जो है कि चुनाव के समय में उत्साह भरने की चीज, और वो भी एक लाइन का सेंटेंस है, वो सेंटेंस फिर से दोबारा उस तरह से उतनी जोश के साथ रिपीट नहीं हुआ। तो ये एक उत्साह का है, एक काडर में उन्माद भरने का है कि तुम मुझे इतनी सीटें दो। मैं अगर वो 200 पार कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो सही वो हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ रही हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी जो कि फ्रंटलाइन हिंदू ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, वहां सीनियर सहायक संपादक हैं। उसके अलावा हमारे साथ अरविंद मोहन प्रोफेसर साहब अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और इसके अलावा बद्री नारायण साहब आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस सामाजिक ताने बाने को बड़े अच्छे से समझते हैं और समझा पाएंगे कि क्या वाकई गठबंधन की राजनीति पर गाहे बगाहे अपनी सुविधा के हिसाब से ठीकरा फोड़ देना ठीक होता है, क्या कभी उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट भी किया गया है। जी अलका जी। मैं बद्री जी के पास सबसे पहले जाऊंगी और पूछूंगी उनसे कि जो 300 सीटें मोदी मांग रहे हैं, अभी संजय यहाँ पे कह रहे थे कि भाई ये एक तरह के अपने काडर को उत्साहित करने का एक तरीका है, पर क्या एक ये भी है कि ये एक लहर जिसको वो कह रहे हैं और माना जा रहा है कि मोदी की लहर चल रही है, तो इस वक्त में जिसे कहते हैं कि एक धक्का और दो और जितने आ जाए कि राइफल का लाइसेंस मांगो तो फिर पिस्टल का तो मिलेगा ही मिलेगा, कि लगातार इसको थोड़ा सा और पुश दो, तो ये एक तरह की पोस्चरिंग है। जो इसमें एक बात और है जिस पर हमें ध्यान दिया जाना, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि पिछले दिनों आरएसएस का एक सर्वे आया है और आरएसएस ने भी कहा है कि सीटें बहुत ज्यादा नहीं मिल रही हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग अभी गांवों में घूम रहे थे, हम लोगों ने देखा कि जो मीडिया में दिख रहा है वो गांवों में नहीं है। ऐसे में एक तरह की इनसिक्योरिटी भी दिखाई पड़ती है मोदी के इस बयान में कि अगर सीट कम होने लगा, अगर कांग्रेस बेहतर कर रही है पिछले दिनों से 10 दिनों में लगातार उसका ग्राफ बढ़ रहा है, जो हम लोग मास मोबिलाइजेशन को गांवों में देख रहे हैं, तो ये एक तरह की असुरक्षा बोध से पैदा हुआ बयान भी हो सकता है कि हमें 300 दो, क्योंकि एक घबराहट और एक डेस्परेशन, आउट ऑफ डेस्परेशन इस तरह के बयान आ सकते हैं। ये बात भी शायद समझाने की कोशिश हो रही है बद्री साहब की के माध्यम से जी बात ये भी समझाने की शायद हो रही है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, असल में वो थर्ड फ्रंट वाली और इस तरह की चर्चाएं जो होती रहती हैं उनसे कहीं ये भी लगता है कि कहीं इस तरफ लोग न बढ़ जाएं और इसलिए उनको आगाह करने के लिए शायद ये कहा जा रहा है। कट गया लग रहा है मेरे ख्याल से। ये भी हो सकता है कि थर्ड फ्रंट की बढ़त को रोकने की कोशिश भी होगी, लेकिन अभी हम लोग कुछ गांवों में घूम रहे थे और हम लोगों ने देखा कि वहां पर ये जो ऊपर का जो हाइप है वो उस तरह से नहीं है, तो उनका जो फीडबैक होगा वो भी उन्हें, क्योंकि अभी आरएसएस के सर्वे के बाद का ये बयान है, अभी 2 दिन पहले का 5-6 जन में आप देखिए वो सर्वे, और वो एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ भी इशारा करता है कई बार। मुनीराम साहब यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये हो गया कि एक हाइप है जो क्रिएट की जा रही है, काडर को उत्साहित करने के लिए की जा रही है। दूसरी बात एक चीज और हो सकती है, अगर रणनीति की तरह से हम उसे सोचें, कि एक डर ये हो सकता है कि अगर कहीं कम आई और गठबंधन चलाना पड़ा तो मोदी समझते हैं कि ये काम कितना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको पेश कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो दूसरी बात आपने कही वो सही जगह पे आपने हाथ रखा है। मैं इसमें ये समझता हूं कि जो उनका कैडर है ऐसा लगता है कि उत्साहित तो है और हो रहा है, वो हो सकता है कि कुछ और उत्साहित